क्या इंग्लिश ग्रामर के रूल्स कभी-कभी एक पजल की तरह लगते हैं? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के रहस्य को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। एक बेहतरीन सोर्स मटेरियल के आधार पर हम इस एडवांस टॉपिक को बहुत ही सिंपल, कलरफुल और मज़ेदार तरीके से मास्टर करेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, जब भी हम कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं तो अक्सर इट इज़ सेड या यू आर इन्फॉर्म्ड जैसे फॉर्मल सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट? पहली नज़र में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसका पूरा सीक्रेट सिर्फ एक छोटे से ग्रामर कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है वॉइस। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे वॉइस के रहस्य से, फिर समझेंगे एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर का फर्क, उसके बाद आएगा हमारा यूनिवर्सल गोल्डन रूल, फिर इंग्लिश टेंसेस और स्पेशल केसेस में महारत हासिल करेंगे, और आखिर में होगा हमारा फाइनल ग्रामर टेक अवे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, द इंग्लिश वॉइस मिस्ट्री। असल में ये क्या है? जब इंग्लिश में वॉइस की बात होती है तो इसका मतलब गले से निकलने वाली आवाज या वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। ग्रामर की दुनिया में वॉइस अपनी बात को प्रेजेंट करने का एक आर्टिस्टिक स्टाइल है। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह से पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एक्टिव बनाम पैसिव स्ट्रक्चर, बड़ा बदलाव। इसे एक बड़े स्विच की तरह समझिए। एक्टिव वॉइस बहुत ही डायरेक्ट और एक्शन ओरिएंटेड होती है। इसमें काम करने वाला यानी हमारा सब्जेक्ट हीरो होता है, फिर आती है वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। काम का असर जिस चीज पर पड़ रहा है यानी जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट सीट पर आ जाता है और असली काम करने वाला बैकग्राउंड में चला जाता है। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक्टिव में हम कहते हैं मैंने एक केक बनाया, बिल्कुल डायरेक्ट। लेकिन पैसिव में इसी बात को ऑब्जेक्ट यानी केक पर फोकस करके कहा जाएगा, एक केक बनाया गया मेरे द्वारा। गौर कीजिए, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस कहने का स्टाइल या कह लीजिए फोकस बदल गया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, यूनिवर्सल गोल्डन रूल, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मुख्य आधार है। यह शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट है। एक गोल्डन रूल है जो हमेशा हर हाल में काम आता है। पैसिव वॉइस में बिना किसी एक्सेप्शन के हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का इस्तेमाल होता है। बस ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है, वर्ब को V3 में बदलना है और सब्जेक्ट को बाय लगाकर आखिर में धकेल देना है। इस एक रूल को माइंड में फिक्स कर लीजिए। और अब सेक्शन 4, इंग्लिश टेंसेस में महारत, एक आसान ब्रेकडाउन। इनडेफिनिट टेंसेस का लॉजिक बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रेजेंट इनडेफिनिट में इज, एम, आर के साथ V3 लगता है। पास्ट में ये वॉज वर के साथ V3 हो जाता है और फ्यूचर में विल बी, शैल बी के साथ V3 जुड़ जाता है। ध्यान दीजिए, टाइम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तो बदल रही है, लेकिन हमारा वो गोल्डन एंकर यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर एकदम अटल है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस को समझना तो और भी फास्ट है। कंटिन्यूअस टेंस में बस हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देना है और परफेक्ट टेंस में बीन लगा देना है। अगर दिमाग में ये सिंपल सी मैपिंग कर ली तो कन्वर्जन चुटकियों में हो जाता है। अब यहां एक कमाल का आहा मोमेंट है। इसे इंट्रांजिटिव रूल कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जैसे मान लीजिए ही गोज, वो जाता है, तो उसे पैसिव वॉइस में बदला ही नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है, जब आगे खींचकर लाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो पैसिव वॉइस की ट्रिक काम कैसे करेगी? और सबसे अच्छी बात क्या है बताएं? कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव बनता ही नहीं है। जी हाँ, ये एक तरह से सेलिब्रेशन का मोमेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन 4 टेंसेस की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा काम काफी आसान हो गया। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, स्पेशल केसेस और मॉडल्स, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्डर्स या कमांड वाले सेंटेंसेस, जिन्हें इंपेरेटिव्स कहा जाता है, उनका फॉर्मूला बड़ा ही लॉजिकल है। अगर सेंटेंस है शट द डोर, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लेट लगाते हैं, फिर अपना ऑब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद बी और आखिर में V3। तो ये आसानी से बन जाता है लेट द डोर बी शट, है ना? एकदम सिंपल। अब अगर कोई एडवाइस या रिक्वेस्ट दी गई है जहां ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक्टिव में कहा गया है वर्क हार्ड, ऐसे केसेस में एक बना बनाया पैसिव फ्रेज सेंटेंस के आगे लगा दिया जाता है, जैसे यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, बस प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व।
मॉडल्स यानी कैन, शुड, मस्ट ये भी बिल्कुल इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं। इनके साथ बस बी जोड़ना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसे कैन बी डन या शुड बी डन। ये रूल्स का बहुत ही स्मूथ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, फाइनल ग्रामर टेक अवे, सब कुछ एक साथ समेटते हुए। ग्रामर की इस मास्टरी को एकदम पक्का करने के लिए 2 एडवांस टिप्स हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, प्रेपोजिशंस हमेशा अपने वर्ब्स के साथ ही चिपके रहते हैं। जैसे लाफ्ड एट, पैसिव में वॉज लाफ्ड एट हो जाएगा, वो अलग नहीं होंगे। और दूसरी टिप, अगर दे या वी जैसे वेग सब्जेक्ट्स हों तो उन्हें पैसिव में आखिर में लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पूरी तरह से ड्रॉप किया जा सकता है। याद रहे, हमारा मकसद मीनिंग बदलना नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सिर्फ इस एक स्ट्रक्चरल बदलाव यानी V3 पैटर्न को पहचानने से फॉर्मल इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और समझने का हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है? एब्सोल्युटली। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का ये पैटर्न डिकोड हो जाता है तो हाई लेवल इंग्लिश हमारे लिए कोई मिस्ट्री नहीं रह जाती। यकीनन अब अगला न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही अलग और कॉन्फिडेंस से भरा एक्सपीरियंस होगा।